तीसरे दिन हमें फिर शुक्ला से बात करने की जरूरत थी। मैं जानता था परमा के मोबाइल फोन नंबर पर एजेंसी की गहरी नजर थी। जो ही मोबाइल ऑन होता हमारी जगह का पता चल जाता, मगर इसका हल मैंने सोचा हुआ था। परमा को सुकून आवर दवा खिलाकर उसके हाथ पांव हथकड़ी में जकड़े और हम बाहर निकल आए। उस दिन अपनी कार की बजाय हम रक्शे में बैठे। घंटे भर के सफर के बाद मैंने लौरा को एक भीड़ वाली जगह पर उतारा और खुद आगे बढ़ गया। 15 मिनट के बाद मैं दूसरे बाजार में उतरा और थोड़ा तलाश के बाद एक अवामी बैतुल खला में घुस गया। परमा का मोबाइल फोन ऑन करके मैंने बैतुल खला में ही छुपाया और बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद मैं दूसरा रक्शा पकड़कर वापस जा रहा था। लौरा एक होटल में कोने वाली मेज पर बैठी मेरी मुंतजिर थी। होटल में इक्का दुक्का गाहक ही नजर आ रहे थे। मेरे पहुंचते ही लौरा ने मेरे लाए हुए तीनों मोबाइल में से एक ऑन किया और शुक्ला का नंबर मिलाने लगी। दूसरी घंटी पर कॉल वसूल कर ली गई। बगैर किसी तमहीद के वो मतलब की बात पर आई। क्या सोचा है? उसका जवाब सुनते ही वो दबे लहजे में गुर्राई। शायद तुम्हें नवासी अजीज नहीं है। थोड़ा रुक कर वो बोली, रकम कम नहीं हो सकती मिस्टर। अगर तुमने ज्यादा आएं बाएं की तो तुम्हारी नवासी की ऐसी वीडियोस मार्केट में ले आऊंगी कि रातों रात शोहरत की बुलंदी पर पहुंच जाएगी। इतनी शोहरत शायद किसी अदाकारा को भी न मिली हो जो तुम्हारी नवासी चंद दिनों में कमा लेगी। लम्हे भर के तौक़ुफ़ के बाद बोली, बहाने नहीं चाहिए। और फिर उसकी बात सुनने लगी। 5 मिलियन पाउंड मेरे अकाउंट में जमा करवाओ, बाकी SR1 तुम्हें उसी कीमत पर मिलेगी जिस पर हमारा मामला तय हुआ था। फिर बोली, घटिया इंसान, 2000 पाउंड तुम धौंस जमा कर ले रहे थे। राइफल की असल कीमत 5000 पाउंड है। चंद लम्हे उसे सुनने के बाद वो हतमी लहजे में बोली, 5 मिलियन मेरे अकाउंट में जमा करवाओ और फी राइफल 4000 पाउंड डेविड को भेजो। राइफलें वो भिजवा देगा। अगर वहीं से खुद वसूलना चाहो तो भी कोई एतराज नहीं। और याद रखना, अब तुम्हारे पास मोहलत नहीं है। जरा से तौक़ुफ़ के बाद बोली, फिलहाल तो वो बिल्कुल ठीक है। अगर ताउन करोगे तो उसे खराश भी नहीं आएगी। 2 दिन पहले उसे मैंने जिस मकान में रखा था वहाँ चंद ओबाश लड़के पहुँच गए थे। उन्होंने परमा को छूने की कोशिश की, बल्कि उसकी कमीज फाड़ी और नतीजे में जान से गए। आइंदा भी उसकी तरफ उठने वाला हाथ तोड़ दिया जाएगा अगर तुम ताउन करोगे तो, वरना मैं खुद गुरोह दर गुरोह लड़के उसकी तन्हाई में भेजूंगी। और हल्का सा वक्फा लेकर उसने फिक्रा मुकम्मल किया। खैर, इसका तुम्हें खूब तजुर्बा है कि बंधी हुई बेबस लड़की के साथ क्या कुछ हो सकता है। लम्हा भर उसकी बात सुनकर वो नफरत से बोली, तुम्हारी घटिया आहोजारी सुनने का मूड नहीं है। तुम जैसे हरामी सदियों में पैदा होते हैं। हमारी तलाश की सरगर्मी खत्म करने में तुम्हारी भलाई है और अब डेविड के जरिए गुफ्तगू होगी। शुक्ला का जवाब सुने बगैर उसने राब्ता मुनक़ता किया। 200 का नोट निकाल कर मेज पर रखा। मोबाइल फोन भी वहीं छोड़ा और हम दरवाजे की तरफ बढ़ गए। वहाँ मजीद ठहरना खतरनाक हो सकता था। वापसी पर परमा सोती हुई मिली। मैंने कहा, मेरा ख्याल है मुंबई छोड़ने का वक्त आ गया है। लौरा चौंकी। क्यों? मैंने कहा, इसे शुक्ला के हवाले तो नहीं कर सकता, और जहाँ तक मेरा ख्याल है रकम की अदायगी के बाद अगर उसे परमा न मिली तो जुनून में आकर कुछ भी कर सकता है। वो हंसी। अब कौन सा जुनून में नहीं है, और ये ठिकाना काफी मुफीद रहा है। मेरा नहीं ख्याल यहाँ से जाना अक्लमंदी होगी। मैंने कहा, हमने शुक्ला का शिकार करने को मारा मारा फिरना है और इस खोली में परमा को मुस्तकिल नहीं रखा जा सकता। मुसलसल नशा आवर अद्वियात के ज़ेरे असर रखना भी नुकसानदेह है। अगले मरहले से पहले हमें परमा का मुनासिब बंदोबस्त करना होगा। वो शरारती अंदाज में बोली, गोली मार कर जान छुड़ा लो। मैंने कहा, मशवरा मांगा है, बकवास करने का नहीं कहा। वो बोली, पता नहीं मर्दों पर लड़कियों का ख्याल रखने का भूत क्यों सवार रहता है। वो मुझे छेड़ने से बाज नहीं आ रही थी। अचानक परमा बड़बड़ाई। फिर करवट बदलने की कोशिश की, मगर हथकड़ी की वजह से नाकाम हुई और हड़बड़ा कर उठ बैठी। नींद के खुमार की वजह से उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। मुझ पर नजर पड़ते ही उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, पानी। मैंने सूरत से पानी का गिलास भरा और उसे पकड़ा दिया। शुक्रिया कहकर उसने गिलास मुंह से लगा लिया। उसके गिलास वापस करने पर मैंने पूछा, और? उसने असबात में सर हिलाया। आधा गिलास दे दें। पानी पिलाकर मैंने उसकी हथकड़ी खोली ताकि ताजा दम हो जाए। वो गुस्ल खाने की तरफ बढ़ गई। उसकी वापसी तक मैंने खाना चुन दिया था। उमूमन हम इकट्ठे ही खाना खाते थे। अब परमा भी ठीक ठाक खाने लगी थी, बल्कि नाश्ते वगैरह के लिए उसने चंद फरमाइशी चीजों का भी तकाजा किया था जो लौरा के नाक भूं चढ़ाने के बावजूद मैं खरीद लाया था। शहद, मक्खन, ब्रेड, पनीर, जैम, इम्पोर्टेड बिस्किट और पेस्ट्रियां, मखसूस ब्रांड के जूस और इसी तरह के कुछ और लवाजिम इतने महंगे भी नहीं थे कि अंसारी साहब की बेटी की ख्वाहिश को ठुकरा देता। वो अपनी अहमियत से
से नावाकिफ थी, वरना बहुत ज्यादा हुक्म चलाती। खाने के बाद लॉरा ने उसे जकड़ दिया था। अब वो जरा सा भी खतरा मोल लेने को तैयार न थी और इस मामले में मेरी नरमी को किसी खातिर में न लाती। चूंकि परमा के भागने की कबाहतें मेरे लिए भी अनजान और नाकाबिले फहम न थी, तभी इस मामले में लॉरा से इख्तिलाफ नहीं कर सकता था। खाने के बाद वो चाय या कॉफी जरूर पीती। खाना गर्म करने और चाय वगैरह बनाने को मैं छोटा सा गैस सिलेंडर खरीद लाया था। कॉफी बनाकर मैंने एक मग लॉरा और दूसरा उसकी जानिब बढ़ा दिया। कॉफी की चुस्की लेते हुए वो मुस्तफसिर हुई। आप कहाँ गए थे? मैंने जुमानी अंदाज में पूछा। किसने कहा हम कहीं गए थे? उसने बेहतरीन तज्जिया किया। बोली, नाश्ते के बाद मेरा इतना गहरी नींद, सो जाना और बमुश्किल खाने के वक्त आंख खुलना साबित होता है कि आपने चाय में मुझे सुकूनावर दवाई पिलाई थी, और ऐसा तभी किया जाएगा जब मुझे अकेला छोड़कर कहीं जाना हो। लॉरा ने आंखें निकाली। राजा क्या पूछ रही है? मुझे बताओ ताकि इसकी तबीयत साफ करूं। लॉरा को घूरते हुए मैंने सख्त लहजे में कहा, तुम्हारा आराम करना ज्यादा मुनासिब रहेगा। पर माँ मुताज्जिब हुई। ये हर वक्त मिर्चें क्यों चबाए रखती है? मैंने कहा, आपके नाना ने जो सलूक इसके साथ किया है उसके बाद ये पूछना अजीब है। हमें उर्दू में मसरूफे गुफ्तगू देख कर लॉरा लेट गई थी। वो इस्तेहज़ाई अंदाज में बोली, ऐसा भी क्या कर दिया कि इसका गुस्सा उतरने में नहीं आ रहा। हालांकि लॉरा उसे अच्छी तरह शुक्ला की दरिंदगी से आगाह कर चुकी थी। उसका लहजा और अंदाज मुझे अच्छा नहीं लगा। उसे घूरते हुए मैं तीखे लहजे में बोला, उसने वही किया है जो उस दिन 3 लड़के आपके साथ करना चाहते थे। आपकी किस्मत अच्छी थी कि मैं बर वक्त वहाँ पहुँच गया, वरना आपको अमली सबूत भी मिल चुका होता। उसने गैर यकीनी जाहिर की। आप बस ग्रैंड पा पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। मैं गुस्सा जब्त करते हुए बोला, तसव्वुर करो अगर पामाल होने के बाद कुछ ऐसे ही तबसरे आपको उन लड़कों की करीबी रिश्तेदारों से सुनने पड़ जाते। वो बोली, मैं लावारिस नहीं हूँ। ऐसों की ग्रैंड पा वो दुर्गत बनाते कि शमशान घाट में भी पनाह न मिलती। मैं तंजिया अंदाज में बोला, ज्यादा लावारिस आपको कैप्टन लॉरा ब्राउन लग रही है। उसने टोन बदली। तो ग्रैंड पा से बदला लेना, मेरा क्या कसूर है? मैंने फलसफियाना अंदाज में कहा, हमारी फौज में मुहावरा मशहूर है कि सूखी के साथ गीली को भी जलना पड़ता है। मतलब जब एक गलती करता है तो उसके करीब रहने वाले भी सजा के हकदार ठहरते हैं। वो मुताज्जिब हुई, आप फौजी हैं? उस वक्त मेरा सर पीटने को जी चाहा, क्योंकि खुद को छुपाए रखने को मैं शुक्ला तक से बात नहीं कर रहा था। ना परमा को बताने का इरादा था कि मैं अंसारी साहब का बंदा हूँ, क्योंकि मेरी बात पर वो कभी यकीन न करती। उसे पाकिस्तान ले जाना काफी मुश्किल साबित होने वाला था। मैंने बात संभाली, फौजी होना बहुत बुरा है क्या? नफी में सर हिलाते हुए दिल गिरफ्तगी से बोली, भारत माता के सपूत से ये तवक्को नहीं थी कि मुजरिमों का साथ देगा। मैंने कहा, अपने नाना के करतूत देखो। एक लड़की की इज्जत खराब की, बल्कि जो राइफलें बेचने आई थी वो भी उससे हथियाना चाही। क्या ऐसे बदकार के खिलाफ मजलूम लड़की का साथ देना जुर्म है? वो मुदल्लल अंदाज में बोली, आप कानूनी जंग लड़कर उसे हक दिला सकते थे। एक मजलूम लड़की की खातिर दूसरी मजलूम पर ज्यादती करना कहाँ का इंसाफ है? बिलाशुबा उसकी दलील हक पर थी, लेकिन वो पूरी हकीकत से आगाह नहीं थी। उसके इगवा का असल मकसद शुक्ला से इंतकाम लेना नहीं, उसे बाप तक पहुँचाना था। अलबत्ता उसे फिलहाल ये बताना मुमकिन न था, और खामोश होना हार मानने की अलामत था। मैं बात बनाते हुए बोला, कानूनी जंग का लतीफा आपने काफी अच्छा सुनाया है, बाकी आपको कैद करने के अलावा यहाँ क्या ज्यादती की है? वो गुलूगीर हुई, कैद होना थोड़ी ज्यादती है। क्या आप नहीं जानते हमारे यहाँ लड़की का अगवा होना उसके किरदार पर कितने सवालिया निशान उठाता है? और फिर मेरा ताल्लुक जिस ऊंचे तबके से है, क्या ऐसी जगह पर रहना मेरे लिए अजियत से कम है? उसके सवालों का जवाब मेरे पास नहीं था, लेकिन खामोश रहना मुनासिब न था। मैंने कहा, हमसे जितना हो सकता है आपको आराम पहुँचा रहे हैं, बाकी आपके तबके में ऐसी बातों को अहमियत नहीं दी जाती। वो बेजारी से बोली, क्या कॉफी का एक और मग मिल सकता है? और मैं सर हिलाते हुए उठ गया। रात के खाने के बाद लॉरा ने बाहर जाकर डेविड से बात की। उसे सारी सूरत हाल से आगाह करके शुक्ला का नंबर दिया और उससे बातचीत का कहा। 2-3 दिन के अंदर सारे मामला तय पा गए थे। मैं खोली के सहन में एक पुरानी सी कुर्सी पर बैठा था जब लॉरा रकम मिलने की खुशखबरी लिए तमतमाते चेहरे के साथ अंदर पहुंची। मुझे धकेल कर वो साथ ही जुड़कर बैठने लगी। मैं कमरे में घुस गया, दूसरी कुर्सी लाता हूँ। ऐसी बेबाकी और बेतकल्लुफी मुझे गवारा न थी। वो लड़का थी ना मैं ना मर्द के यूं जुड़कर बैठने में कबाहत ना होती। उसकी माशरत उसे ये इजाजत दे सकती थी। मेरा मजहब ऐसी बेहूदगी की इजाजत देने पर तैयार न था। जो ही कुर्सी लाकर सामने बैठा, उसने नाक भूं चढ़ाई। लड़की तुम हो या मैं? तुम्हारी ऐसी हरकतें दिमाग खराब कर देती हैं। मैंने कहा, मेरे अफाल को दर्द सर बनाने की बजाय मतलब की बात पर आओ और बताओ इतना खुश क्यों हो? एकदम उसका मूड ठीक हुआ। कुर्सी आगे खिसकाकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुसर्रत भरे लहजे में बोली, शुक्ला ने अदायगी कर दी है। मैंने खुशी जाहिर की, मुबारक हो। वो तफसील बताने लगी जिसका लुब्बे लुबाब ये था कि लॉरा के अकाउंट में उसने सिर्फ 1 मिलियन पाउंड भेजे थे।
लॉरा के लिए वो रकम भी गनीमत थी। डेविड को फी राइफल 3,500 पाउंड की अदायगी हुई थी और एक राइफल पर 1,500 पाउंड का मुनाफा काफी था। यूं भी राइफलें उनके लिए निरा दर्दसर ही थी। जो ही अदायगी हुई, लॉरा ने डेविड को गायब हो जाने का कहा। छुपने का मकाम उन्होंने पहले से चुना हुआ था। उसी दिन डेविड बर्तानिया से रफू चक्कर हो गया था। अलबत्ता लॉरा शुक्ला को अंजाम तक पहुंचाने की मुतमन्नी थी। तफसील बताकर उसने खुलूस से पूछा, बताओ कितनी रकम चाहिए? मैंने हैरानी जाहिर की, किस लिए? वो बोली, बिलाशुबा तुम्हारा साथ न होता तो कामयाब न हो पाती। मुझे मिलने वाली रकम पर तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना मेरा, और सच कहूँ तो स्विट्जरलैंड वाले अकाउंट में रकम तुम्हारे लिए रखवाई है। मैंने कहा, हम दोनों का मकसद एक था, इसलिए इकट्ठे हुए थे। तुम्हें रकम चाहिए थी और मुझे परमा। दोनों ने जो चाहा पा लिया। अब दोनों को शुक्ला की मौत दरकार है, इसलिए अगला लाहे अमल सोचो। वो बोली, $500,000 पाउंड तुम्हें खुशी से दे रही हूँ। मैंने कहा, जायज समझता तो यकीनन खुशी से वसूल करता। वो मोतरिज हुई, शुक्ला ने भी तो जुल्म ज्यादती से ये रकम इकट्ठी की थी, तो हमारे लिए जायज क्यों नहीं? डकैत से छीनना डाका नहीं कहलाता। मैंने कहा, तुम्हारा फलसफा मेरी समझ में नहीं आएगा और मेरी मजहबी तालीमात तुम्हारे सर पर से गुजर जाएंगी, तो क्यों ना इस मौजू को तर्क कर दें। शुक्रिया कि तुमने खुलूस दिल से मेरा हिस्सा देना चाहा और मैं हंसी खुशी अपने हक से दस्तबरदार होता हूँ। वो बोली, तुम कभी कभी मुझे बहुत ज्यादा उलझा देते हो। भला इतनी रकम कौन ठुकरा सकता है? मैंने कहा, तुम्हें हराम हलाल का फलसफा नहीं समझा सकता। वो बेबाकी से बोली, राजा मैं बहुत खुश हूँ और तुम फायदा उठा सकते हो। उसके हाथ की पुश्त को थपथपा कर मैं खुलूस से बोला, तुम्हें खुश देखकर जो खुशी हो रही है वो काफी है। उसने शरारती कहा बुलंद किया, ऐसी बातें करके मुझे फंसा नहीं सकते। बेहतर होगा अपनी दोनों बीवियों पर काने रहो, बल्कि ये मशवरा भी दूंगी कि परमा के आगे पीछे फिरना बंद कर दो। मैंने कहा, सच कहूँ तो मेरी दोनों बीवियां बहुत प्यारी हैं, मेरा बहुत ख्याल रखती हैं और मुझसे इतनी मोहब्बत करती हैं जिसका मैं हकदार नहीं। उसने इश्तियाक से पूछा, एक साथ 2 बीवियां कैसे मिल गईं? तुम धोखेबाज नहीं लगते? फिर अपनी पहली बीवी को धोखा देकर दूसरी शादी कैसे की? अगर धोखा नहीं दिया तो पहली बीवी राजी कैसे हुई, जबकि वो तुमसे मोहब्बत की दावेदार भी थी? मैंने जान छुड़ाना चाही, कहा लंबी कहानी है। वो बेपरवाही से बोली, फिर भी सुनना चाहूंगी। गहरा सांस लेकर मैं उसे रोमा से मिलने, बिछड़ने, फिर पलवशा से टकराने, एक साथ कबील खान का मुकाबला, पलवशा से शादी, अपनी गिरफ्तारी, पलवशे की फर्जी मौत, रोमा का दोबारा मिलना और पलवशे की वापसी तक की कहानी जुज़वी तफसील से सुना दी। वो मशहूर बैठी सुनती रही। मेरे चुप होते ही पूछा, अब आपस में लड़ती नहीं? मैंने नफी में सर हिलाया। रोमा बहुत अच्छी, साबिर और पुरखुलूस लड़की है। पलवशे को छोटी बहन समझती है। अगर रोमा भी पलवशे की तरह होती तो यकीनन मैं मुश्किल में पड़ जाता, मगर वो पलवशे की किसी बात का बुरा ही नहीं मनाती। इस वजह से पलवशे को भी उसका वजूद बर्दाश्त करना आसान हो गया है। वो शरारती लहजे में बोली, मगर याद रखना परमा बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, और जहाँ इसलिए बच गए थे कि उसे भागने की जल्दी थी, तभी दोबारा जग नहीं उठाया। मैं तुर्की बतुर्की बोला, छोड़ो परमा को, अपनी बात करो। बोली, ये अंगूर खट्टे हैं। जबान निकाल कर मुझे चिढ़ाते हुए वो कमरे में घुस गई। अगले दिन दोपहर का खाना खाकर मैं लॉरा को परमा के पास छोड़कर बाहर निकल आया। कार मैंने वहीं छोड़ दी थी। रिक्शा लेकर मैं मोटरसाइकिल बारगेन पर पहुंचा और एक पुरानी मोटरसाइकिल खरीद ली। बाज़ औक़ात कार से मोटरसाइकिल ज्यादा मुफीद रहती है। धर्मू दादा की तलाश का आगाज मैंने विश्वास सिंह की हवेली से किया था। धर्मू दादा के सभी कारिंदों में मेरी सबसे ज्यादा गपशप और बेतकल्लुफी उसी के साथ थी, और वो धर्मू दादा का खास आदमी होने के साथ उसका करीबी दोस्त भी था। वहां पहुंचने तक अंधेरा हो गया था। उसके बावजूद हवेली में घुसने को मैंने अकबी दीवार का इस्तेमाल किया था। उसकी ख्वाबगाह तक मैं अचानक ही पहुंचा था। दस्तक के जवाब में दरवाजा खोलते ही वो हैरत से उछल पड़ा। कौन हो तुम? उसका हाथ पकड़कर मैंने बाहर खींचा। नहीं पहचाना? ख्वाबगाह में उसकी धर्मपत्नी मौजूद थी। गो सिखों और हिंदुओं में पर्दे वगैरह का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं, मगर मुझे मुनासिब न लगा। बाजू फैलाकर उसने मुझे गिरफ्त में लिया। अबे सीधे रास्ते से क्यों नहीं आया? मैंने कहा, निगरानी का डर था, इसलिए अकबी दीवार से आना पड़ा। वो खिलखिलाकर हंसा, और कोई मुहाफिज तुम्हें ठोक देता, फिर दादा को क्या जवाब देता? मैं मज़ाहिया अंदाज में बोला, खैर इतना आसान शिकार भी नहीं हूँ कि किसी सिख के हाथों जाया हो जाऊं। वो बोला, लगता है तुमने खाना नहीं खाया तभी उल्टी सीधी हाँक रहे हो। खुश दिली से हंसते हुए उसने पत्नी को आवाज दी, प्रीतो मेरा बेली आया है, और यकीन मानो फिर से भूखा होगा। मुझे भूख महसूस हो रही थी, इसलिए तकल्लुफन भी इनकार नहीं किया। प्रीत कौर एक खुश शक्ल सिख लड़की थी। उनकी शादी को 2-3 साल ही हुए थे। वो उम्र में विश्वास सिंह से काफी छोटी थी। दौरान तालीम एक अमीर ज़ादे
दादे ने चंद दोस्तों के साथ मिलकर उसे अगवा किया कि प्रीत कौर ने उसके छेड़ने पर यूनिवर्सिटी की कैंटीन में उसे थप्पड़ जड़ दिया था। उनका इरादा प्रीत कौर के साथ जबरदस्ती रंगरलियां मनाकर रात रंगीन बनाने का था। उनकी बदकिस्मती के विश्वास सिंह अपने किसी दुश्मन के ताक़ुब में साहिल समंदर के वीरान कॉटेज की तरफ जा निकला, जहां वो प्रीत कौर को बेलिबास कर चुके थे। विश्वास सिंह एक रिवायती डाकू था जो लूट मार को जायज लेकिन औरत के साथ जबरदस्ती को गुनाह अजीम समझता था। अमीरजादे और उसके साथियों की रात रंगीन होने की बजाय बदन रंगीन हो गए थे। विश्वास सिंह ने उन्हें जख्मी करने पर इक्तिफा करने की बजाय अंजाम तक पहुंचाना जरूरी समझा। प्रीत कौर को उसने उसी वक्त घर पहुंचा दिया था। घर वाले उसकी गुमशुदगी पर सख्त परेशान थे और बदनामी के खौफ से FIR कटवाने भी नहीं गए थे। प्रीत को जिंदा सलामत पाकर वो विश्वास सिंह के हद दर्जा ममनून और शुक्रगुजार हो गए। विश्वास सिंह ने उन्हें प्रीत कौर के गायब होने की खबर अपने तक महदूद रखने की हिदायत की और वहां से निकल आया। अलबत्ता प्रीत कौर के वालिद के इसरार पर अपना मोबाइल फोन नंबर उन्हें दे दिया था। बज़ाहिर कहानी यहीं खत्म हो गई थी, लेकिन यूनिवर्सिटी की तालिबा का दिल विश्वास सिंह की दलेरी और औरत का एहतराम करने वाली सलाहियत पर मरमिटा था। विश्वास सिंह का हाल अहवाल पूछने के बहाने उसकी कॉलें आना शुरू हो गई। विश्वास सिंह भी बच्चा न था, लेकिन एक शरीफ लड़की को धोखा भी नहीं देना चाहता था। उसने बगैर लगी लिपटी रखे प्रीत कौर को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। पर कहते हैं लड़की का दिल जब किसी पर आ जाता है तो फायदे नुकसान की बात उसे कम ही समझ में आती है। उसके पागलपन के सामने भी विश्वास सिंह न टिक सका और अब वो उसकी धर्मपत्नी थी। पुरतकल्लुफ खाना खाते हुए मैं मतलब की बात पर आया। धर्मू दादा कहाँ मिलेगा? वो मुतबस्सम हुआ। तुम्हारे हालिया कारनामे की वजह से उसकी सख्त निगरानी हो रही है। मुझ पर भी चंद दिन गहरी निगाह रखी गई थी, मगर हमारा दामन साफ था, इसलिए किसी ने छेड़ने की कोशिश न की और अब दूसरा दिन है, निगरानी भी खत्म कर दी गई है। अलबत्ता धर्मू दादा का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। मैं साफ गोई से बोला, इस मामले में तुम्हें घसीटना नहीं चाहता, मगर अब मजबूरी आन पड़ी है। वो खुलूस दिल से बोला, तुम बगैर मजबूरी के भी हमारी मदद के हकदार हो। मैंने इत्मीनान जाहिर किया, जानता हूँ, इसीलिए तो इधर का रुख किया है। वो तहसीन आमेज अंदाज में बोला, वैसे शुक्ला जैसे बंदे से टक्कर लेना मुताज्जिब करने वाला है। मैंने इश्तियाक आमेज लहजे में पूछा, तुम तक क्या खबर पहुंची है? वो बोला, उड़ती उड़ती खबर यही पहुंची है कि तुमने उसकी नवासी को अगवा किया है, जिसे ढूंढने को उसके कुत्ते, पुलिस और एजेंसियां हरकत में हैं। क्या सच में तुम ऐसा कर चुके हो? मैंने इस बात में सर हिलाया, इस खबर को झुटला नहीं सकता। वो बोला, साफ कहूँ तो इस खबर से मुझे खुशी नहीं हुई। मर्दों की लड़ाई में मजलूम लड़की को घसीटने को मैं मर्दानगी नहीं समझता। मैं मुतबस्सम हुआ, बिल्कुल सही समझते हो। वो उलझन आमेज लहजे में बोला, तुम्हारे कौल और फेल के तजाद को क्या नाम दूं, जबकि तुम खबर की तस्दीक भी कर रहे हो। मैं इत्मीनान से बोला, मैंने खबर के सच्चे होने का इतराफ किया है। ये कब कहा है कि तुम तक मुकम्मल खबर पहुंची है, और अधूरी बात से गलत नतीजा तो निकलेगा ना। उसने मुंह बनाया, फिर तुम ही खबर और नतीजे में मुताबिकत पैदा कर दो। मैंने मिसाल देते हुए पूछा, अगर अल्लाह पाक तुम्हें बेटी की रहमत से नवाजे और फिर इंडिया सरकार तुम्हें किसी जुर्म की वजह से पकड़ना चाहे, मगर तुम प्रीत कौर भाभी की मदद से इंडिया से निकलने में कामयाब हो जाओ, तुम्हारा ससुर अपनी बेटी के फेल को शौहर से वफादारी की बजाय मुल्क से गद्दारी गर्दानते हुए उसे कत्ल करवा दे, और तुम्हारी बेटी को अपनी सरपरस्ती में लेकर उसके दिलो दिमाग में ये गलत फहमी भर दे कि उसकी माँ को तुमने कत्ल किया है, साथ ही उसे सिख की बजाय हिंदू बना दे। तुम बेटी की वापसी का मुतालबा करो और वो तुम्हें खरी खरी सुना दे, तब तुम क्या करोगे? वो बोला, सिख अगर इतने अक्लमंद होते तो उन पर लतीफे न बनते। आज ये बात ठीक लग रही है। तुम बुझारतों की बजाय साफ साफ बताओ क्या कहना चाहते हो। मैंने कहा, कोई बुझारत नहीं है, जो तमसील दी है उस पर अपना रद्द अमल बयान करो। वो बोला, मेरी बीवी को कत्ल करने वाला चाहे उसका बाप क्यों ना हो, मेरे हाथों अंजाम को पहुंचेगा, और मेरी बेटी की परवरिश मेरा हक है जो मैं बीवी के अलावा किसी को तफवीज नहीं कर सकता, इसलिए उसके हुसूल को कोई दकीका फरोगुजाश्त नहीं करूंगा। बाकी उसके मजहब पर डाका डालना और उसे मुझसे मिलने से रोकना हर फेल ऐसा है कि जिम्मेदार का कत्ल होना बनता है। मैंने नतीजा निकाला, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, यही काम मैंने किया है। वो मुताज्जिब हुआ, शुक्ला तुम्हारा सुसर तो नहीं हो सकता। मैं इत्मीनान से बोला, शुक्ला जिसका सुसर है मैं उसका नुमाइंदा हूँ, बाकी लड़की बिल्कुल महफूज है, उस पर कैद होने के अलावा कोई जुल्म ज्यादती नहीं हुई, और उसे कैद में रखना मेरी मजबूरी है ताकि बाहिफाजत उसे वालिद तक ले जाऊं। उसके चेहरे पर मुसर्रत भरी चमक उभरी। बोला, यकीन मानो चंद
चंद दिन के साथ में तुम्हें गयूर, हौसला मंद और जर्री पाया था, लेकिन एक लड़की के अगवा पर मुझे सख्त एतराज था। अब तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया है। मैंने कहा तो काम की बात करें। वो बोला जो काम धर्मू दादा के जिम्मे लगाना है मुझे बता दो, उसे मिलना मुनासिब न होगा। मैंने कहा परमा को चंद दिन संभालना है, कोई ऐसी जगह जहाँ शुक्ला के आदमी और मददगार न पहुंच सके। वो मुस्तफसिर हुआ, परमा मगविया का नाम है। मैंने इस बात में सर हिलाया। हाँ। वो बोला समझो ये काम तो हो गया, और कुछ? मैंने कहा बस अच्छी सी चाय पिला दो। वो हंसा, इस काम में तुम्हारी भाभी से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। और फिर बीवी को आवाज देने लगा, ओए प्रीतो, फिर तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। चाय पीने के दौरान और बाद में हमारी गुफ्तगू जारी रही। सारी तफसीलात तय करके मैंने वापसी को पर तोले। विश्वास सिंह बोला रात यहीं कर लेते। यकीन मानो तुम्हारी भाभी देसी घी के पराठे बहुत अच्छे बनाती है। जब घर की लस्सी और साग भी मिल जाए तो क्या ही कहने। मैंने कहा ऐसे लालच न दो विश्वास सिंह, ये न हो मिशन पसे पुष्ट डालकर यहीं पक्के डेरे डाल लूं। वो खुलूस दिल से बोला, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। मैंने नफी में सर हिलाया, यहाँ रहना मुनासिब नहीं है, तुम बस कोई खुफिया राब्ता नंबर दे दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा फोन नंबर अंडर ऑब्जर्वेशन हो और हम सब फंस जाएं। वो बेतकल्लुफी से बोला, प्रीतो का नंबर दे देता हूँ। मैंने कहा तुम हर वक्त उसके पास तो नहीं होते। वो इत्मीनान से बोला, वो कॉल करके मुझे मुत्तला कर सकती है। मैंने कहा ठीक है, कल का दिन तुम इंतजाम और इंसराम का जायजा लो, परसों इंशाल्लाह हम वहीं पहुंच जाएंगे। मैं प्रीत कौर भाभी का मोबाइल फोन नंबर लेकर उससे अलविदाई मुआनिका करके निकल आया। बाहर निकलने को भी मैंने दरवाजा इस्तेमाल नहीं किया था। वापसी पर परमा मुझे नींद में नजर आई। लौरा टीवी देख रही थी। नकली दाढ़ी, बड़ी मूछें वगैरह उतार कर मैं असल हुलिये में आया कि मेकअप में मुसलसल रहना बेचैनी और कोफ्त भरा था। दिन भर की कारगुजारी मुख्तसरन सुनाकर मैंने परमा को विश्वास सिंह के पास पहुंचाने का पूछा। लौरा बेनियाजी से बोली, अब मेरे लिए मिस परमा की कोई अहमियत बाकी नहीं रही। इसे आजाद करते हो, बेचते हो या कहीं छुपाते हो, ये तुम्हारा दर्द-ए-सर है। मैं भिन्नाते हुए बोला, कर्ज नहीं मशवरा मांगा है। वो खिलखिलाकर हंसी। शुक्ला के खिलाफ मैदान में उतरने को जरूरी है कि परमा का दुम छल्ला हमारे साथ न हो। उसी वक्त दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। हम हैरानी से उछल पड़े। पिस्तौल के जेब में होने की तसल्ली करके मैं दरवाजे की तरफ बढ़ गया। लौरा भी मेरे साथ थी। उसकी नजर दीवारों पर थी। मैंने दरवाजे के करीब जाकर पूछा, कौन? जवाब न मिलने पर मेरे आसाब तन गए थे। कौन है? मैंने दोबारा जबान खोली। अचानक मोबाइल फोन की घंटी ने मुतवज्जे किया। एक बार तो उछल कर मैं पीछे हटा। मोबाइल फोन दरवाजे की निचली दर्ज से किसी ने अंदर खिसकाया था और अब उसी पर कॉल आ रही थी। मोहतात अंदाज में मोबाइल उठाकर मैंने कान से लगाया। हेलो। एक सर्द लहजा मेरी समातों में गूंजा। तुम्हें ढूंढ लिया गया है और तुम्हारे पास भागने को 5-10 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं है। मोबाइल फोन गंदे नाले में फेंक देना। एक ही सांस में इत्तला, मंसूबा और हिदायत सुनाकर उसने राब्ता मुनक़ता कर दिया। इत्तला ऐसी न थी कि मैं तफसील पूछने में वक्त जाया करता। मेरे खुफिया खैर खाहों के पास वजाहतों का वक्त था, न मेरे पास सुनने की मोहलत। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस्लामी और तारीखी शख्सियात पर मबनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल दास्तान को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप कौन सी तारीखी और इस्लामी कहानियां सुनना चाहते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह अगली किस्त में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज।